हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 6D, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो जो क्लास 10 होता है ना, देखो अगर आपको क्लास 10 में पूरी फुल्ली ध्यान से पढ़ना है ना, इसमें आपको क्लास 9 में आपने जो मज़ा किया, जो टाइम वेस्ट किया, उसको छोड़ दो, भूल जाओ, फॉरगेट इट। लेकिन क्लास 10 में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये क्लास 10 में अगर आपने अच्छा नंबर से पास किया तो फिर आगे आपके लिए है ना दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है। इसलिए इसमें आपको बस आप सीरियस होना होगा। जितना आपने टाइम वेस्ट किया, लेकिन अब आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना है ना। इसलिए एकदम पढ़ाई जो पढ़ो मन लगा कर पढ़ो, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा एक्सरसाइज 6D को पूरी कंप्लीट वॉच करो बढ़िया से, है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ n सक्सेसिव ओड नंबर्स। देखो ओड नंबर्स, द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 लाइक 3, 1 ऑल्सो, 5, 7, these are examples of odd numbers। यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ n सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद दूसरा। अब कह रहा है ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 से इज गिवन बाय द रिलेशन। आपको एक रिलेशन दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड, यानी सम दिया हुआ है एक तरह। एस क्या है, एस मतलब सम, सम किसका, n सक्सेसिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3, यानी ये तो 3 to n का आपको सम दे, 3 से लेकर n जो ओड नंबर्स है। क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 इज गिवन बाय द रिलेशन, है ना। सम ऑफ n सक्सेसिव ओड आपको 3 से दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, n टाइम्स n प्लस 2, n तक का आपको n ओड नंबर का आपको सम दिया हुआ है 3 से। तो देखो यही सम दिया हुआ है ना। अब डिटरमाइन इफ द सम इज 168, सम मतलब सम इज डिनोटेड बाय एक्चुअली s, तो s बराबर दिस इज कॉल्ड गिवन, है ना, s बराबर n टाइम्स n प्लस 2। यहाँ पर सम दिया हुआ है 168, डाल दो आराम से, तो लिख दो n प्लस 2। अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 168 इक्वल टू 0, देन n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 12n माइनस 168 इक्वल टू 0, देन n प्लस 14 माइनस 12n प्लस 14 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 12, देन n इक्वल टू हमारा माइनस 14। तो जो सम आएगा वो निगेटिव में तो नहीं आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा, है ना। क्या क्या है, पॉजिटिव है, तो n बराबर वी विल टेक ओनली पॉजिटिव नंबर, तो n बराबर जो हमारा आएगा वो 12 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की ओर, एंड द फॉर्मूला दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, d बराबर इस तरह दिया हुआ है 16t स्क्वायर प्लस 4t, और कह रहा है कि ना ये दिया हुआ है ना बाबू, ये दिया हुआ आपका, और कह रहा है d जो है ना डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है, और टाइम जो है ना हमारा t सेकंड है ना, लिखा इट फॉल्स इन t सेकंड। अब फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो गिवन इक्वेशन है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड द फॉर्मूला इतना दिया गिव्स द डिस्टेंस। तो जब ये फेंका जाता है इस पत्थर को, तो जो डिस्टेंस है वो जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड d, और कितने सेकंड, तो द डिस्टेंस d मीटर, यानी डिस्टेंस कितना है d मीटर, दैट इट फॉल्स इन t सेकंड, t सेकंड में गिरता है। जब आप इसको स्टोन को थ्रो करते हैं ना, तो ये t सेकंड में गिरता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉल, 420 मीटर, यानी कुल मिलाकर आपको ये जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 16t स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर t है ना t स्क्वायर, 4t बराबर 420, ये दिया हुआ है। और आपको क्या एक्चुअली निकालना है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मतलब टाइम आपको निकालना है, आपको है ना टाइम निकालना है, कितना एक्चुअली t सेकंड में दिया हुआ, तो कितना सेकंड, ओके। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड t, तो 16t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 420 बराबर 0, यहाँ से कॉमन लेते हैं 4, तो यहाँ बचता है 4t स्क्वायर प्लस t माइनस 105 इक्वल टू 0, तो 4t स्क्वायर
प्लस टी माइनस 105 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमारा क्या निकालना है हमको, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, यानी कितना टी, हमारा टी निकालना है ना, कितना सेकंड। अब टी की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है ना, तो 4t² प्लस 21t माइनस 20t माइनस 105 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 20t को पहले लिखते हैं, है ना। 4t² माइनस 20t प्लस 21t माइनस 105 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 कॉमन, तो 4t कॉमन लेते हैं, तो t माइनस 5 प्लस 21, तो t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक आएगा हमारा t बराबर, एक वैल्यू आएगा 5 और दूसरा वैल्यू आएगा t बराबर माइनस 21/4। तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो t बराबर हो गया हमारा 5 सेकंड। तो कितना, मतलब उसको जो 420 जो मीटर था टोटल जो हमारा डिस्टेंस था, है ना, तो उसको जो गिरने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 5 सेकंड। t बराबर यानी 5 सेकंड लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंप्लीटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में जो कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24 इफ इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस इट्स 10th डिजिट बाई 2, फाइंड द नंबर। सबसे पहले इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग पहले ऐसे मानते हैं कि लेट द यूनिट्स डिजिट बराबर x और 10th डिजिट बराबर y। ठीक है, तो नंबर जो होगा हमारा वो क्या होगा, नंबर जो फॉर्म होगा, नंबर का क्या फॉर्म होगा, 10y प्लस x नंबर होगा, है ना। ये 10th डिजिट में, तो नंबर इस तरह के फॉर्म होंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू जरा क्वेश्चन देखा जाए तो द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी x और गुना y बराबर 24 दिया हुआ, ये हमारा इक्वेशन 1 में दिया है। और कह रहा है कि इफ़ इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड, इसका जो यूनिट्स डिजिट है यानी x है ना, एक्सीड ट्वाइस इट्स 10 डिजिट, ट्वाइस इज 10 डिजिट, 2y प्लस 2। तो इक्वेशन अगर देखा जाए तो x माइनस 2y बराबर 2, इसको इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को आराम से आप सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड द नंबर फाइंड कर लेंगे। जब x का वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ से y का भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते, या सॉल्व कर दें। देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो x y बराबर 24 दिया हुआ, सबसे पहले देखो फ्रॉम 1 ले लिया हमने, तो x y बराबर 24, तो y बराबर हमारा 24/x। आप y निकाल सकते हो x के टर्म में, x निकाल सकते हो y के टर्म्स में, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हमने 3rd माना, इसको इक्वेशन 3rd मान लिया। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 2 में, तो x माइनस 2, y के जगह 24/x बराबर 2, अरे बस में, तो x माइनस 48/x बराबर 2। अब आगे आपको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। फिर x का वैल्यू जब फाइंड कर लोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x लेना है, उसके बाद इक्वेशन 3rd में x का वैल्यू पुट कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द एज ऑफ 2 सिस्टर, मान लो 2 सिस्टर है, उसका एज है, एक का 2 सिस्टर है, एक का एज है 11 ईयर्स और 14 ईयर्स। मान लो यंगर सिस्टर, मान लो यंगर, एक है यंगर सिस्टर, उसका जो एज है मतलब दो लड़की है, तो अब एक का 11 ईयर्स दिया हुआ, दूसरे का 14, तो यंगर सिस्टर मान लेते हैं कि हाँ भाई यंगर सिस्टर होगी 11 ईयर्स जिसका एज हो रहा होगा, है ना। और जो एल्डर सिस्टर है उसका जो यानी बड़ी बहन जो होगा, यानी 14 साल है, तो बड़ी बहन तो मान लिया इसको 14 ईयर्स। अब कहता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स टाइम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस एज बी 304। सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर्स मान लेते हैं, लेट द नंबर्स ऑफ ईयर्स बराबर x, कितने साल, तो x ईयर्स मान लेते हैं, है ना। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर, तो
तो हम बोले कि नंबर एक्स ईयर इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम विल, तो एक्स ईयर हमने क्या बोला, नंबर्स ऑफ ईयर एक्स ईयर, तो एक्स प्लस 81 और वाई एक्स प्लस 14, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 304। तो इसमें कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम विल द प्रोडक्ट ऑफ देयर, तो मान लो लेट द नंबर्स ऑफ ईयर विल बी एक्स ईयर, है ना, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज बी 304। तो देखो हमने यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने ईयर के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 304 होगा। तो हमने मान लिया कि नंबर्स ऑफ ईयर बराबर एक्स ईयर, तो हमने इस तरह, इसका एक्चुअली यही मतलब हुआ कि आफ्टर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, आफ्टर एक्स ईयर्स, हमने एक्स ईयर्स माना ना, तो एक्स ईयर के बाद, तो एक्स ईयर मतलब क्या, अगर हम बोलते 4 साल बाद तो हम बोलते हैं 11 + 4, तो सिंपली तो हम बोलेंगे 11 + x और 14 + x, तो आफ्टर 11 ईयर्स मान लिया हमने कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो 304 हो जाएगा। तो अब आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा ना, जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा तो फिर x का वैल्यू फाइंड कर लेना। अब जब x का वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आराम से आंसर निकल गया, नंबर ऑफ ईयर्स निकल गया, हाउ मेनी ईयर्स, कितना ईयर्स के लिए, तो नंबर्स ऑफ ईयर निकल जाएगा x ईयर्स, यानी x का वैल्यू फाइंड कर लोगे, पॉजिटिव वैल्यू यू विल टेक ओनली। विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 ईयर एगो अ मैन वाज 8 टाइम एज ओल्ड एज ही सन, मतलब 1 साल बाद जो उस आदमी का एज हो जाएगा वो 8 गुना हो जाएगा अपना बेटा से। नाउ हीज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हीज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हमने मान लिया कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सन मान लो x ईयर्स, और तो प्रेजेंट एज ऑफ हमारा इसका कितना होगा, इसका मान लिया हमने y ईयर्स, है ना, किसका, ये हमारा हो गया सन का, तो ये मैन का हो गया। उसके बाद 1 ईयर एगो बोला है, तो 1 ईयर एगो मतलब बाद, है ना, तो जाहिर सा बात 1 ईयर बाद यानी x + 1 और y + 1, तो बोला 1 ईयर एगो ए मैन वाज 8 टाइम एज ओल्ड हैज हिज सन, तो जो मैन का एज हो जाएगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो मैन का एज कितना है यहाँ पर हमारा, 1 ईयर एगो मतलब सॉरी 1 साल पहले, यानी x - 1 और y - 1, तो क्या कह रहा है कि जो हमारा 8 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, यानी y - 1 बराबर हो जाएगा 8 टाइम्स x - 1, यानी कहीं ना कहीं y - 1 बराबर 8 टाइम्स x - 1, मतलब मैन का जो एज हो जाएगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा, किसका, सन के एज का 8 गुना। कब, एक साल, 1 ईयर एगो 1 साल पहले। अब इसको आप सब इसके इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे ना, आगे बनाओगे, तो 8x - y बराबर 7, एक इक्वेशन बनेगा 1। अब क्या कह रहा है कि नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन, तो इसका जो अभी प्रेजेंट एज चल रहा है नाउ, तो नाउ हीज एज मतलब उस आदमी का एज, यानी स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, यानी y बराबर x², तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब आप क्या करो, इस x का जो वैल्यू है, इस y का जो वैल्यू है, इसमें पुट करो 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट करो, तो 8x - x² बराबर 7। आगे आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन 8 ईयर्स हेंस, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 ईयर्स मोर देन, इतना। अब कह रहा हूँ देखो, प्रेजेंट एज बोला है, तो देखो प्रेजेंट एज जो सन का है ना, सन का लेट मान लो जो प्रेजेंट एज है ना,
बराबर x ईयर्स मान लो, और फादर का y ईयर्स। उसके बाद कह रहा है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ, तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए तो एज ऑफ फादर जो होगा y बराबर 2x स्क्वायर होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब बोला 8 ईयर्स हेंस, 8 ईयर्स हेंस यानी 8 साल बाद, तो 8 साल बाद मतलब x प्लस 8 और y प्लस 8, तो 4 ईयर्स कह रहा है 8 ईयर्स हेंस द एज ऑफ फादर कौन सा है, यानी ये फादर का एज है, विल बी, इसको पहले लिख लेते हैं ठीक है, इसको बाद में ताकि वो क्लियर हो जाए। विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज, तो 3 टाइम्स प्लस 4, इसको आप सॉल्व करना, उसके बाद आराम से आगे बना लेना, इक्वेशन बनाना, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना आराम से, फिर x और y का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब होता है ना बच्चों स्थिर, रुका हुआ, मतलब जो वाटर है शांत है ना, इज़ 15 किलोमीटर आवर, इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले बच्चों आपको ना अप स्ट्रीम हम पहले समझाते हैं कि अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना है, और एक दूसरा जो समझना है दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। यहाँ पर अप स्ट्रीम मतलब होता है इन अ वाटर द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम, जब जो हमारा बोट का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रीम के साथ साथ, सॉरी इन अप स्ट्रीम मतलब होता है, पहले तो देखो डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि जो हमारा बोट चल रहा है वो डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम, मतलब जिस दिशा में हमारा धारा बह रहा है उसी दिशा में हमारा जो बोट है जा रहा है, तो इसको बोलता है डाउन स्ट्रीम। यहाँ तक फिर से एक बार हम बता दें आपको कि डाउन स्ट्रीम मतलब हुआ द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम, द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। और दूसरा अप स्ट्रीम मतलब होता है कि अगर द डायरेक्शन जो हमारा बोट का जो डायरेक्शन है अगेंस्ट द स्ट्रीम, जैसे धारा अगर यहाँ बह रहा है, धारा इस साइड बह रहा है तो बोट इस साइड जा रहा है उसी के अगेंस्ट में, ये अप स्ट्रीम मतलब हुआ। डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा अगर इधर बह रहा है इस डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है। तो देखो जब धारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और धारा जब इस डायरेक्शन में आपका जा रहा है, सॉरी, तो उसी डायरेक्शन में जब ये भी जाएगा, ये धारा का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में जब ये भी जाएगा आपका बोट, तो जाहिर सा बात है स्पीड जो होगा वो ज़्यादा होगा। नहीं, अरे ऑलरेडी मान लो अब आपको बोल दिए कि भैया जाना है आपको कहाँ, साइकिल से जाना है, कहाँ जाना है आपको, कहीं कोई भी एरिया पार करना है, तो ना ऐसा एरिया है जहाँ पर ढलाव है, तो क्या ढलाव जब जहाँ पर है तो क्या वहाँ स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, पहले ये चीज़ तो आप क्लियर कर लो। तो आप आराम से बोलोगे सर स्पीड बढ़ेगा। उसी तरह अब धारा की दिशा में बोट जा रहा है तो स्पीड ज़्यादा होगा। अब यहाँ धारा इधर बह रहा है, धारा के यानी जो धारा मतलब स्ट्रीम के विपरीत डायरेक्शन मतलब उसके अगेंस्ट में जाएगा, तो फिर स्पीड जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखो। हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। मान लो कोई बोट है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लाइक u किलोमीटर पर घंटा, u किलोमीटर पर आवर। फिर समझो स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर मतलब आपका जबकि रुका हुआ अवस्था में जो वाटर है ना, u किलोमीटर पर आवर, ये तो स्पीड है, बोट का स्पीड है। और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब जो धारा का कुछ स्पीड है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है दैट इज मान लो v किलोमीटर पर आवर, v किलोमीटर पर आवर। आ रही हो समझ में?
तो याद रखना इस कंडीशन पर जो स्पीड ऑफ बोर्ड होगा व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड जो होगा डाउन स्ट्रीम के लिए वो क्या होगा। अब जाहिर सा बात है डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो स्पीड ज़्यादा होगा, तो पहले था u, अब क्या होगा u प्लस v किलोमीटर पर आवर। आ रही बात में, ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है, बोर्ड क्या हो रहा है डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये क्या हुआ, स्पीड ऑफ बोर्ड हुआ व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम। आ रही बात में। अब हम बात करते हैं कि स्पीड अप स्ट्रीम मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बोर्ड जा रहा है, बोर्ड वो धारा के मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट में जा रहा है, यानी धारा इस डायरेक्शन में तो इसी के उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन पर स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, तो कम होगा। तो u पहले u था तो अब v कम हो जाएगा, यानी u माइनस v किलोमीटर पर आवर। तो इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। आई होप आप यहाँ तक तो आप समझ गए हैं इसको, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए बोर्ड इन स्टिल वाटर, तो जो बोर्ड का स्पीड दिया हुआ है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को कुछ मान लो, है ना, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, और जो हमारा स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोर्ड है वो दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम देखते हैं स्पीड ऑफ बोर्ड निकालते हैं, स्पीड ऑफ बोट, है ना, व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की ही दिशा में बह रहा है, यानी धारा इधर बह रहा है तो बोर्ड भी इधर ही जा रहा है, तो स्पीड बढ़ेगा। यानी कहीं ना कहीं जो हमारा स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है आपका, बोट का स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। तो जब ये स्पीड ऑफ बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम तो क्या होगा, x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो होगा, स्पीड ऑफ बोट व्हेन क्या गोइंग अप स्ट्रीम मतलब क्या, धारा के अगेंस्ट में, धारा के मतलब क्या, स्ट्रीम के अगेंस्ट में अप स्ट्रीम। तो उस कंडीशन पर क्या होगा, x में 15 घटाना होगा, तो x माइनस 15 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ पर जो हमारा जो स्पीड ऑफ बोर्ड है ना, यहाँ पर जो हमने आपको बताया, यहाँ पर जो हमने बताया आपको, हमने किससे घटाते थे, स्पीड ऑफ बोर्ड माइनस का स्पीड, जो बोर्ड का स्पीड है उससे ना माइनस करते थे स्ट्रीम, जो स्ट्रीम का स्पीड है, जैसे u माइनस बी, यू प्लस बी। तो यहाँ पर हम x प्लस 15 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, 15 प्लस x। ऐसे तो प्लस वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई थिंक सो, है ना। तो अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो टोटल जो टाइम हो रहा है, तो टाइम बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा कितना है, टोटल डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, यानी 30 बाई 15 माइनस एक्स प्लस 30 बाई 15 प्लस एक्स, और टोटल ये क्या है, टाइम है, टाइम का सम। तो टोटल टाइम कितना है हमारा 30, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट। तो इसको क्या करो आप, सिंपली चेंज कर दो, 4 आवर 30 मिनट, तो 4 आवर 130 बाई 60, है ना। तो 4 0 0 कैंसिल, यानी 4 3 बाई 6 आवर, यानी कि 3 दूना 6, 2 चौके 8, एक 9 बाई 2 आवर हो गया। तो यहाँ लिखा जाएगा आपका 9/2। आप आगे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप आराम से स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल लेना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्या मिस्टर मेहरा ही सर्वेंट टू द मार्केट टू बाय ऑरेंज वर्थ रुपीज़, मतलब मिस्टर मेहरा का एक सर्वेंट है ना, सर्वेंट को उसने मार्केट से ऑरेंज को लाने बोला, उसने 15 रुपये दिया। द सर्वेंट हैविंग ईटन 3 ऑरेंज ऑन द वे, रास्ते में ही उसने 3 आम को खा लिया, ठीक है। उसके बाद आम बोल रहे हैं, संतरा को खा लिया। मिस्टर मेहरा पेज 25 पैसा पर ऑरेंज मोर देन द मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस से 25 पैसा मोर, ज़्यादा, जितना भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें से 25 ऐड कर दो, उतना ये दिया। अब कह रहा है टेकिंग एक्स टू बी द नंबर ऑफ ऑरेंज विच मिस्टर मेहरा रिसीव, मतलब जितना नंबर्स ऑफ ऑरेंज मिस्टर मेहरा रिसीव किए उसको आपको एक्स लेना है ना, फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर निकालो उसके बाद एक्स का वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर्स ऑफ ऑरेंज जो है इसको y माना। अब कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज का कितना होगा, जाहिर सा बात है कि अगर टोटल नंबर्स ऑफ ऑरेंज y है तो 1 ऑरेंज का कीमत, अब यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल जो कॉस्ट है 15 दिया हुआ है ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज 15/y होगा। अब देखो सर्वेंट तो ईटन 3 ऑरेंज ऑन द वे, रास्ते में खा गया 3 आम, तो y - 3 बचा। अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अनुसार कि उसको जो मिला मिस्टर मेहरा, उसको जो मिला वो x मिला। x क्या बोला, x टू बी द नंबर ऑफ ऑरेंज विच मिस्टर मेहरा रिसीव, तो x मिला। तो कहीं ना कहीं ये y - 3 बराबर है x के ज़रिए, तो अब इसके ज़रिए हमने इक्वेशन निकाला x + 3 = y, तो इसको इक्वेशन 1 माना। अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज विच इज़ पेड बाय मिस्टर मेहरा, एक्चुअली देखो इसमें कह रहा है कि जो मिस्टर मेहरा ने पैसा दिया 25 पैसे पर ऑरेंज मोर देन द मार्केट प्राइस। मान लो मार्केट प्राइस तो हमारा ये 15/y है ना, तो उससे 25 पैसा मतलब 0.25 रुपीज़, तो इसलिए इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर y के जगह x + 3 हमने यहाँ पर डाला। अब नाउ मिस्टर मेहरा टोटल पे द टोटल ₹15, तो 15/x + 3 + 1/4, अब क्या हो गया इनटू हमारा ये क्या है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज है विच इज़ पेड बाय मिस्टर मेहरा, वो ये है, ये अमाउंट। तो टोटल उसने x प्राप्त किया, टोटल उसने कितना, टोटल नंबर्स ऑफ जो ऑरेंज प्राप्त किया, यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर्स ऑफ ऑरेंज विच मिस्टर रिसीव, वो एक्चुअली x है, तो x × इतना बराबर टोटल कॉस्ट 15। अब आराम से इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेना। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 इज ₹250 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। देखो अमंग का यूज़ क्या होता है, जब 2 से 3 4 लोगों के लिए अमंग का यूज़ होता है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इफ़ देयर वर 25 चिल्ड्रेन मोर इच वुड हैव रिसीव 50 पैसे लेस, फाइंड द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन। देखो मतलब 250 रुपये डिवाइड किया गया है ना, कुछ सर्टेन नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन है, कितना है वो दिया नहीं, लेकिन इफ़ देयर वर 25% जब आ जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है तो हर एक आदमी को 50 पैसा कम मिलता है ना। इच वुड बी हैव रिसीव 50 पैसे लेस, तो फाइंड द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली नंबर ऑफ चिल्ड्रन को x माना, तो मनी इज़ रिसीव बाय ईच चाइल्ड, जो रिसीव करेगा, क्योंकि टोटल अमाउंट 250 है, तो मनी रिसीव जो होगा हर एक चाइल्ड के द्वारा वो 250/x होगा। सो मनी इज़ रिसीव बाय ईच चाइल्ड, कब मनी इज़ रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड व्हेन, जब हमारा कब होता है, जब 25 चिल्ड्रेन मोर हो जाता है। तो उस कंडीशन पर जो मनी इज़ रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड, कब, फिर से बता रहे हैं, जब 25 चिल्ड्रन मोर हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन पर हर एक बच्चा 250/x + 25। अब कह रहा है कि 50 पैसे लेस, तो देखो अगर हम यहाँ पर पहले पैसा अमाउंट था यहाँ पर 250, तो पहले कम लोगों को बांटना था, पहले जो बांटना था वो कम लोगों को, आ रही बात समझ में, लेकिन बाद में जो पैसा बांटना पड़ा वो ज़्यादा लोगों को बांटना पड़ा, इसलिए पहले हर एक बच्चा को ज़्यादा मिलेगा, पहले जो भी मिलेगा हर एक बच्चा को ज़्यादा मिलेगा, यानी 250/x, बाद में कम मिला
क्योंकि संख्या नंबर्स बढ़ गया चिल्ड्रन का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि ज़्यादा में से कम घटाएंगे, 250/x माइनस 250/x प्लस 25 इक्वल टू कितना 50 पैसा लेस, यानी फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना 50 पैसा, तो 50/100 इक्वल टू रुपीज़। अब इसको आपको सॉल्व करना है और फिर x का वैल्यू आराम से फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, एन एम्प्लॉयर फाइंड्स दैट इफ़ ही इंक्रीज द वीकली वेक्स ऑफ ईच वर्कर, वीकली मतलब जो सप्ताह में होता है, वर्कर बाई ₹5, अगर 5 रुपया बढ़ा देता है तो एम्प्लॉयज़ 5 वर्कर्स लेस, अगर 5 रुपया बढ़ाता है तो 5 वर्कर को लेस कर देता है ना। तो इफ़ ही इंक्रीज हिज वीकली वेग बिल फ्रॉम रुपीज़, तो जब वो 5 रुपया बढ़ा देता है वीकली में, तो फिर वो एम्प्लॉयज़ 5 वर्कर लेस कर देता है, कम कर देता है, तो ही इंक्रीज हिज वीकली वेग बिल जो अमाउंट होता है, यानी मजदूरी का जो अमाउंट होता है, वो फ्रॉम ₹3150 टू 3250 होता है। तो इसमें कह रहा है टेकिंग द ओरिजिनल वीकली वेग ऑफ ईच वर्कर ₹x ऑब्टेन इक्वेशन, ये सब बोल रहा है। तो हमने मान दिया यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ओरिजिनल वीकली वेग ऑफ ईच वर्कर है x, तो दैट ओरिजिनल वीकली वेग जो बिल बन रहा है वो कितना होता है 3150 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तो नंबर्स ऑफ जब हमारा नंबर्स ऑफ वर्कर कितना होगा 3150/x होगा, ऑटोमेटिक बात है ना। हमने क्या किया, जो हमारा ओरिजिनल वीकली वेग था उससे डिवाइड दे दिया, किसको, उसको डिवाइड दे दिया ईच वर्कर से, तो नंबर्स ऑफ वर्कर निकल गया। तो उस कंडीशन पर 31/50। अब कह रहा है एम्प्लॉयर इंक्रीज़ किया गया है ना, एम्प्लॉयर इंक्रीज द वीकली वेग्स ऑफ ईच वर्कर बाय ₹5, यानी 5 रुपया बढ़ाया गया है। तो अब नंबर्स ऑफ वर्कर कितना होगा, तो इसके लिए कहाँ से कहाँ तक अमाउंट चला गया, पहले 3150 था, जब यहाँ पर इसने क्या किया 5 रुपया बढ़ा दिया और मजदूर को घटा दिया, तो फिर उसके बाद अमाउंट यहाँ तक पहुँच गया। तो अब जो नंबर्स ऑफ वर्कर हो गया वो 3250/x प्लस 5, आई बात समझ में। तो पहले वर्कर ज़्यादा था, तो ज़्यादा माइनस कम, यानी 3150x बाई 3250/x प्लस 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना दिया हुआ है, ऑब्टेन एन इक्वेशन द वेग्स ऑफ ऑब्टेन एन इक्वेशन x एंड द सॉल्व टू फाइंड वीकली का जो डिफरेंस है एम्प्लॉयज़ 5 वर्कर लेस, यानी 5 वर्कर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 5। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल इज रुपीज़, टोटल कॉस्ट प्राइस दिया बाय कोई भी सर्टेन नंबर्स ऑफ आर्टिकल है वो 4800 है। बाय सेलिंग द आर्टिकल एट ₹100 ईच ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज मेड, जितना 15 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है उतना प्रॉफिट हो रहा है इसको। फाइंड द नंबर्स ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ मान लो नंबर्स ऑफ आर्टिकल x है, कॉस्ट प्राइस यहाँ टोटल जो कॉस्ट प्राइस है x, मान लो नंबर्स ऑफ आर्टिकल x है तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ x आर्टिकल 4800, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 4800/x। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना है 100, तो x आर्टिकल का कितना होगा 100x। तो वी नो डैट अबाउट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो 15 आर्टिकल का जो भी कॉस्ट प्राइस है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो रहा है 4800/x, तो 15 का होगा 15 गुना 4800/x मतलब 72,000/x। अब यहाँ मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इज गिवन, कितना टोटल दिया हुआ है हमारा x आर्टिकल का 100, टोटल जो कॉस्ट प्राइस कितना है वो 4800 है, और हमारा प्रॉफिट कितना है 72,000/x। तो इसको आप जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन को तो आराम से x का वैल्यू फाइंड कर लोगे, आ रही है समझ में। तो x का वैल्यू यानी नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स फाइंड कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला का वीडियो का अपडेट ज़्यादा से आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे तो हम मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज़ शेयर जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके।